नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है। पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्धनगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 992206 7896 73855 19190 705 705 0633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी। हमारी कोई भी शाखा नहीं है। दर्शकों, जय भीम, नमोद्धाय। मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आए हैं नागपुर शहर के जायभाई चौधरी स्कूल में। और हमारे साथ में इस वक्त जायभाई चौधरी स्कूल के डायरेक्टर है सुधाकर चौधरी सर। हम उनसे खास बात करेंगे, लेकिन इस स्कूल के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ। इस स्कूल का जो निर्माण है वो 1922 में इसकी नींव रखी गई थी और तब उस वक्त सिर्फ 10 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते थे। लेकिन 1922 से लेकर आज 2019 तक कम से कम यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और नर्सरी से लेके 12वीं तक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हर साल इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो मेरिट में आते हैं। इसी के बारे में हम सुधाकर चौधरी से कुछ बातें करेंगे और जानेंगे कि स्कूल की विशेषताएं क्या है। तो सर मुझे बताइए कि 1922 में इस स्कूल की नींव रखी गई थी जायभाई चौधरी, और साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और माता सावित्रीबाई फुले के कार्यों से ये स्कूल हुई है। तो इस बारे में आप अपने शब्दों को किस तरह से रखोगे? तो जय भीम दोस्तों, मैं आचार्य सुधाकर चौधरी। मेरे ग्रैंड मदर थे जायभाई चौधरी, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूवमेंट में सरचिटनीस थे, और सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब से प्रेरणा लेकर उन्होंने 1922 में जायभाई चौधरी ज्ञानपीठ की स्थापना की। वो एक बहुत अलग समय था जहाँ पर किसी भी समाज की स्त्री हो, चाहे वो बौद्ध हो या क्रिश्चियन, कोई भी हो, स्त्री के लिए शिक्षा पर बंदी थी। क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र में सारी स्त्रियों को क्षुद्र समझा गया था, इसलिए स्त्री क्षुद्र इनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। और उस माहौल में जायभाई चौधरी नागपुर से कामठी तक बोझे ढोया करती थी, क्योंकि बहुत ही आर्थिक परिस्थिति खराब थी। ऐसे में उन्होंने लकड़ियाँ चुनकर अपनी पढ़ाई की और मिस ग्रेगरी नाम के क्रिश्चियन भाई ने उन्हें शिक्षा दी और फिर वे टीचर बने। और उसके बाद उन्होंने 1922 में बाबा साहब की प्रेरणा से जायभाई चौधरी की नींव रखी। 1965 में ये सेकेंडरी स्कूल की स्थापना हुई और 1983 में इसमें हमने कॉलेज आरंभ किया। मगर जायभाई के मृत्यु के समय एक बड़ी अजीब घटना घटी कि जायभाई जब भर्ती थे इसमें मेडिकल कॉलेज में, तब लोगों से न्यूज़ आई कि जायभाई चौधरी का देहांत हो गया। और लोग रिक्शा पे बता रहे कि सब लोग मैयत को आओ, अंतिम संस्कार के लिए आओ। और उस टाइम जब मैं मिलने गया था, सुबह का टाइम था, जायभाई जिंदा थी और मुझे बड़ा शौक़ हुआ। आईसीयू में थी, उसने अपने प्राण रोक रखे थे, वो अनकॉन्शियस हो गई थी, तो लोगों को लगा होगा शायद। और उसके बाद उसने कहा कि एक ऐसे स्कूल का निर्माण करो जो मिशनरी कॉन्वेंट से अच्छी शिक्षा दे सके, कि जो बुद्ध के तत्वज्ञान पर आधारित हो। क्योंकि बाबा साहब ने जब दीक्षा दी 1956 में, तो मैं मेरे ग्रैंड मदर के साथ
दीक्षा भूमि पर था। फिर मैंने उस मृत्यु के समय उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने अंतिम संस्कार के समय एक बहुत बड़ा ये हुआ, सभा हुई थी और उसमें अपने एडवोकेट डाहट ने एक प्रस्ताव रखा था कि एक ऐसी स्कूल का, ज्ञानपीठ का, रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना हो। फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद में कल्चरल एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और 7 आर्ट्स अकादमी नामक संस्था की स्थापना की। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लगाया गया और बच्चों के जितनी संवेदना है, उनके जितनी भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पर स्टडी की गई। 240 प्रॉब्लम पर यहाँ पर स्टडी हुई, उसका सॉल्यूशन निकाला गया और जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ में पहला प्रोजेक्ट मेरिट का रखा गया। अब वो था 1983 में और कल्पना किशोर कोसारी पहली मेरिट आई और लोगों को बहुत ताजुब लगा कि ध्यान से, शिक्षा से मेरिट आ सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने डांस, म्यूज़िक और ध्यान का प्रयोग किया। जितनी लड़कियां मेरिट में आई थी वो सब डांस और म्यूज़िक की लड़कियां थी, नाटक के, क्योंकि हमने बौद्धकालीन नृत्य और संगीत को इस स्कूल में स्थान दिया रिसर्च में। मेडिटेशन ये एक स्कूल का अविभाज्य अंग है, क्योंकि बौद्ध संस्कृति में मेडिटेशन ये संस्कृति का अविभाज्य अंग है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि 5 बच्चे पढ़ाए, बाद में 10 पढ़ाए, फिर ऐसे 60 और वो बैचेस बढ़ते गया। सर, जिस और तरह फिर से आपने कहा है कि जाईबाई जो महिला थी, उन्होंने लकड़ियाँ बेचकर, और वो मिस ग्रेसी जिन्होंने उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया, उसके साथ में उन्होंने इतना स्कूल का निर्माण किया। वो जो मतलब कम से कम एक छोटा सा पौधा लगाया गया था, आज उस पौधे का जो रूपांतर एक बड़े से पेड़ में दिखाई दे रहा है। तो मुझे ये बताइए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप किस तरह से बच्चों को आगे में पढ़ाएंगे? ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। विज्ञान सत्य की खोज है और धम्म सत्य की अनुभूति है और कला उसकी अभिव्यक्ति है। इस 3 सूत्र को हमने बौद्धकालीन सूत्र को रिसर्च में लिया। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है और इसमें जो भी प्रोग्राम दिया जाए वही आदमी होता है। उसे बुद्ध की भाषा में संस्कार कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने पहला सूत्र दिया, सब्बे संकारा अनिच्चाति यदा पय्यायोपस्सति अथ निबंधन्ति दुखे ये समग्गो विशुद्धिया। इसका मतलब सब संस्कार अनित्य है, तो संस्कार बदले जा सकते हैं। उसके लिए भगवान बुद्ध ने एक ध्यान में मेथड दी थी। उसका हम लोगों ने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया। करीब 20,000 लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है और ये स्कूल 93 से आज तक मेरिट है, 450 मेरिट आ चुके हैं। फर्स्ट मेरिट, पहले 10 मेरिट, पहले 9 मेरिट जाईबाई चौधरी ज्ञानपीठ के बिना ट्यूशन से थे। वो फर्स्ट मेरिट बिना ट्यूशन से। अब ये ध्यान करने वाली बच्चियाँ थी, ध्यान बिल्कुल रोज करती थी और डांस में थी, म्यूज़िक में थी। म्यूज़िक, डांस और ध्यान से इतना बड़ा हो सकता है, इस पर किसी का यकीन नहीं होगा। मगर बुद्धकाल की जितनी कोई बड़ी बातें आज आप देख रहे हैं, क्योंकि बुद्धकाल में संगीत का निर्माण हुआ, बुद्धकाल में नृत्य का निर्माण हुआ, अष्टकलाओं का निर्माण हुआ और बुद्धकाल का जो भी अवशेष है आज हम लोग आर्कियोलॉजी में देखते हैं। तो ये बुद्धकाल का जो शिक्षा थी उसको हम लोगों ने ध्यान से शिक्षा बोले और उसको हम लोग जाईबाई चौधरी ज्ञान में एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पे टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इंस्पेक्शन किया। मिस्टर आयकर आए थे कि भाई ये क्या है कि ये लड़की फेल थी 10वीं में और ये 7वीं मेरिट कैसी क्या, ये मड़के तिरपुड़े 46-47 की लड़कियाँ, गाँव की लड़कियाँ हैं, ये मेरिट में कैसी क्या। तो मैंने कहा भगवान बुद्ध की देन है, ये बुद्धकालीन शिक्षा का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। यहाँ सब समाज की लड़कियाँ थी। गौरी परांजा पे 4थी मेरिट आई, ब्राह्मण थे। करोना ये थी, एंटी थी, वो एसटी थे, सब लड़के और सब मुस्लिम लड़कियां से लेकर सब लड़कियां बुद्ध का ध्यान पढ़ती थी। ये सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, ना कोई ईश्वर है। आप जो भी करते हैं वो करिए, मगर ये मार्ग को अपनाइए अपने जीवन में। इस प्रकार से दिए थे। आज हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं, 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। ये स्कूल में 2 फिल्म बनी, अभी तो इसमें स्टूडियो ही हैं। यहाँ पे हम लोग फाइन आर्ट के जरिए ये करना चाहते हैं कि फाइन आर्ट्स में क्या उपयोग हो सकता है। अभी हमारे यहाँ सीरियल्स भी बन रही हैं बच्चों पे और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फाइन आर्ट्स में भी लोग जाएं, मीडिया में भी जाएं, फिल्म इंडस्ट्री बड़ी है वहाँ पर जाएं, कोई लेखिका बने, इंजीनियर डॉक्टर तो बहुत बनते हैं, और IIT के लिए जाएं। इसलिए कल 12 जनवरी को
यहाँ संकल्प डे किया जाता है। उस दिन बच्चे संकल्प लेते हैं कि मैं क्या बनूँगा। सर आगे में किस तरह से स्कूल की प्लानिंग रहने वाली है और किस तरह से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाली है कि भविष्य में हमें आगे क्या करना चाहिए? जी हाँ, भविष्य में स्कूल का ये प्लानिंग है कि जब तक रेसिडेंशियल स्कूल नहीं बनती तब तक आप लोग विकास की प्रक्रियाओं को सही ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि पहले के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि रेसिडेंशियल बुद्ध के काल में रेसिडेंशियल स्कूल थी, तो एक एक हज़ार भिक्षुनी पढ़े थे, तो वो रेसिडेंशियल स्कूल थे जैसे मिशनरी लोगों ने बनाए हैं। तो इस स्कूल का प्रोजेक्ट है कि यहाँ 200 लड़कियों का एक हॉस्टल बनेगा और उसके साथ में हर एक फील्ड होगा, मगर फाइन आर्ट्स में बनेगा। और उसको हम लोगों ने, उस संस्था की स्थापना भी हो चुकी है, अष्टांग करके संस्था बनी है और बिस्मार्क हेल्थ नाम से, बिस्मार्क एजुकेशन नाम से वो संस्था रजिस्टर है। तो उसके ज़रिए हम लोग, वो रिसर्च ग्रुप है, IITians डॉक्टर्स सब लोग हैं उसमें, और वो ग्रुप के ज़रिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिससे सब समाज के लोग, राष्ट्रीय एकात्मता हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, तो हम लोग धम्म की बुनियाद पर राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण करना चाहते हैं और एक ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं कि जो आजकल का जो बुरा वातावरण है उससे बाहर निकल आए। और उसके लिए हम लोगों ने बौद्धकालीन कला का आधार लिया है और धम्म और संस्कृति का आधार लिया है। रोज़ धम्म अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो आप देखेंगे कि जीवन में परिवर्तन आता ही है, क्योंकि कोई बुरा नहीं होता और सब अच्छे होते हैं, संस्कार बुरे होते हैं। बुरे संस्कार को फॉर्मेट मारो, अच्छे संस्कार को लोड करो, तो देखो तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इसमें परिवर्तन आ गया। तो मैंने बुरे से बुरे लड़कों में परिवर्तन लाके देखा, बुरे से बुरे लड़कियों में परिवर्तन लाते देखा, और ये सिर्फ बुद्ध की शिक्षा से हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते हैं कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। तो जय भीम। चौधरी सर से बात करते वक्त हमें काफ़ी हद तक उनसे बातें पता चली और साथ ही साथ उन्होंने ज्ञान का भंडार स्कूल के माध्यम से किस तरह से बढ़ाया जा सकता है और बच्चों में हमें किस तरह से अवेयरनेस लाया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने खास तौर पर रोशनी डाली। सर मुझे बताइए कि इस स्कूल के जो बच्चे हैं वो हर साल मेरिट में आते हैं, तो बच्चों में पढ़ाई का और ज़्यादा महत्व बढ़े, इसके लिए आप खास तौर पर क्या करते हैं? सबसे पहले जय भीम। हमारे संस्था के कार्यवाह आचार्य सुधाकर चौधरी, इनके मार्गदर्शन में हमारे स्कूल में अनेक उपक्रम चलते हैं, अनेक प्रोजेक्ट चलते हैं। खास करके 10वीं के बच्चों और 12वीं के बच्चों के लिए तो कभी 365 दिन में 5-6 छुट्टी छोड़ के कोई छुट्टी नहीं होती है। टीचर्स भी कंपटीशन में उनके पीरियड्स लेते हैं, उनसे पूरा पढ़ाई करवा के लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुबह 7:05 से लेकर 8 बजे तक बच्चों का मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन को सिंसियरली बच्चों से करवाने के बाद बाकी जो पीरियड्स होते हैं 7 या 8 पीरियड, वो 8 ही पीरियड में बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं। और उसके साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, प्रैक्टिकल भी बहुत सारे होते हैं। बच्चों के स्पोर्ट्स भी है, जैसे हॉकी में भी बहुत सारा डेवलपमेंट्स हो चुका है स्कूल में। इस प्रकार का काम चलते आ रहा है और टीचर्स लोगों के साथ साथ बच्चे भी उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे और उनके पेरेंट्स वो भी बहुत अच्छा प्रतिसाद देते हैं। हर महीने में या महीने के हर एग्ज़ाम के बाद पेरेंट्स मीटिंग होती है और पेरेंट्स मीटिंग में जो कुछ भी कमज़ोरी होती है बच्चों में, वो सब दूर करने के लिए एक सोल्यूशन ढूंढा जाता है। और बच्चों को फिर बाद में टीचर्स, उनके पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सबका कॉम्बिनेशन से बच्चों में प्रगति होती है। 4-5 एग्ज़ाम होती है हर संडे को या छुट्टी के दिन भी कोई भी टीचर्स छुट्टी नहीं देता है। सब अल्टरनेट डेज़ में अपने पीरियड्स वगैरह क्लासेस रखते हैं और बच्चे भी उसको अच्छा प्रोत्साहित करके बहुत अच्छा प्रतिसाद दे रहे। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा हमारे चौधरी सर को, जिन्होंने प्रेरणा से ही हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं और उनके कारण ही बच्चों में बहुत सारा डेवलपमेंट्स हो रहा है। ये सब उनके कारण होने से हम लोगों को भी खुशी हो रही है। जब तक हम लोग है, सब टीचर्स है, उनमें एक कॉम्पिटिशन है और वो कॉम्पिटिशन से पीरियड ले रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा कोई टालने की बात नहीं करता है, बहुत अच्छी बात होती है। सर संविधान के बारे में आप बच्चों में किस तरह से अवेयरनेस ला रहे हैं? संविधान तो जैसा संविधान की प्रास्ताविक तो रोज स्कूल में होती है, संविधान के प्रति जो बच्चों में जो जागरूकपना है वो बच्चों में हम देते हैं। जैसे अभी जैसे इसके बाद आप सुनने वाले कम से 24 बच्चे आपके सामने संविधान के कलमे और उसके बारे में बताने वाले हैं। और बच्चों में जो
संस्था के जो सर हैं हमारे चौधरी सर, इन्होंने भी संविधान के प्रति जो बच्चों में अवेयरनेस डाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा चल रहा है अभी। हाँ मैडम, आप संविधान के बारे में खास तौर पे किस तरह से रोशनी डालोगे? सबसे पहले दोस्तों सप्रेम जय भीम। संविधान जो है वो लोकशाही तत्वों के ऊपर आधारित है, जैसे समता है, स्वातंत्र्य है, बंधुता है, जो शोषण है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना। तो सबसे पहले हम बच्चों को ऐसा अवेयरनेस करते हैं कि किसी से ना डरे, कोई भी हालात हो, कोई भी स्थिति हो, वो शिक्षा बिल्कुल थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का आधार है। और संविधान में तो शिक्षा का प्रावधान दिया हुआ है, और शिक्षा नहीं तो आदमी को जीना यानी वो जीना सीख ही नहीं पाएगा। शिक्षा हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा हमको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम किसको अपनाए या किसको छोड़े ये बताता है। तो हमारे जो निचले स्तर के बच्चियां हैं जो काम करके पढ़ती है, उनको ये शिक्षा का महत्व समझाना बहुत ज़रूरी है। और महत्व ही नहीं समझाते हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको शिक्षा के बारे में आगे जीवन में क्या उसका महत्व है या फिर व्यवहार में हमको कैसे लाना है। सिर्फ शिक्षा लेकर घर में नहीं बैठना है, आगे आपको समाज में अपना स्थान बनाना है, अपना सम्मान वापस लाना है। क्योंकि जो महिला वर्ग है उनको तो अपनी जो विषमतावादी समाज रचना है उसमें तो कोई महत्व ही नहीं दिया है, जो मनुवादी समाज रचना है उसमें तो महत्व ही नहीं दिया है, उसको बहुत ही कम समझा है। तो आप कम ना होते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि अपने देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है माननीय इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राष्ट्रपति बने हैं पाटिल ताई, उसके बाद स्पेस में गए हुए वो सब महिला वर्ग है। तो उनको आगे आने के लिए हम उनको ये शिक्षा के माध्यम से उनमें नई चेतना जगाते हैं, मेडिटेशन से जगाते हैं, संविधान से जगाते हैं, महामंगल सूत्र लेते हैं हम। बुद्ध की विचारधारा हमारे स्टार्टिंग से सुबह से 7 बजे से चालू होती है। तो ऐसे ये जो नीति तत्व है या जो मूल्य हुए उसके आधार पे हम लोग ये शिक्षा का मार्ग चुने हुए हैं। और अंतिम तक हम बच्चों को इसका जो रिज़ल्ट है या परिणाम है जो भी हम कुछ देते हैं, हर एक बैच में बहुत सारी लड़कियां नौकरी पे लगती है और वो वापस आती है, और वो जो अपना अनुभव बताती है वो इतना सुनने लायक रहता है, इतना मोटिवेट रहता है कि ये जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बोलते हैं कि आप जैसे अपने जैसे करके दिखाए हैं वैसे हम बिल्कुल करके दिखाएंगे। मैडम, यहाँ पे एक सवाल करना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने कहा है कि जो मतलब घर घर जाके लड़कियाँ जो काम करते हैं उन्हें भी आप पढ़ाने के लिए इच्छुक रहती है और साथ ही साथ उन्हें पढ़ाती भी है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं स्कूल में जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं फ़िलहाल में? जैसे एक क्लास में मैडम 40 बच्चियाँ हैं, उसमें से कम 25 बच्चियाँ ऐसे काम करती है, जिसको माता नहीं होती या पिता नहीं होते या दोनों नहीं होते, कोई हॉस्टल में रहते हैं, कोई दूसरे के घर में रहते हैं, बहुत सारी समस्या है। फिर भी हम उनको ये सिखाते हैं समस्या हाँ किस तरह से करना चाहिए, या खाली बैठ के या स्कूल छोड़ के निवारण तो नहीं हो सकता है। आपको अगर अच्छी परिस्थिति लाना है तो वो माध्यम सिर्फ शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा के दूसरा माध्यम हो ही नहीं सकता। और ये शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी बच्चियाँ के ऊपर खड़ी हो गई है आज, और वो हार मानती ही नहीं है। वो हार मानने वालों से हमारे स्कूल बिल्कुल नहीं है। चौधरी सर के जो हम इतने सारे जो लेडीज़ आपको हम दिख रहे हैं वो हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, और यहाँ स्टूडेंट होते हुए हम यहाँ बिल्कुल शिक्षक बने हैं। ये उन्हीं का योगदान है, ये बहुत बड़ा योगदान है, और हम ये बच्चों में यही जागृति लाना चाहते हैं। तो आपको भी हमारे स्कूल में कल आना है या कई बड़े बड़े ऊंचाइयों पे जाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल। शिक्षा ही सब कुछ है। अगर आज हम शिक्षित है तो दुनिया में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और आज की युवा पीढ़ी अगर आगे में जाके कुछ अच्छा अधिकारी बने या अगले अच्छे पोस्ट पर अगर जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं समाज में उन बच्चों को, जो शोषित पीढ़ी जो बच्चे होते हैं, उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। और साथ ही साथ जो चौधरी सर है उन्होंने किस तरह से यहाँ पे मार्गदर्शन किया, और साथ ही साथ उनके जो शिक्षक स्टाफ भी था उन्होंने भी उन बच्चों में किस तरह से अवेयरनेस लाया जा सकता है इस बारे में खास तौर पर रोशनी डाली है। सवालों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी हम फिलहाल में जाइबाई स्कूल में हैं और इस स्कूल में हमारे साथ में छात्राएं और शिक्षक स्टाफ भी खास तौर पर जुड़ चुका है। आपका साथ गाँव का विकास किस तरह से होना चाहिए, विकास चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो, चाहे वो धम्म का माध्यम हो, चाहे वो विहार का माध्यम हो, चाहे वो शहर का माध्यम हो, विकास करे तो किस गति से होना चाहिए, इस बारे में हमारे साथ में शिक्षक स्टाफ है, हम जिससे खास तौर पर बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि विद्यार्थियों का विकास किस तरह से होना चाहिए और संविधान के बारे में आप अपने शब्दों को किस तरह से रखोगी? भारत का संविधान ये सर्वोत्तम संविधान है, क्योंकि दुनिया का सब अभ्यास करके बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये संविधान बनाया है और उसी माध्यम से हम स्टूडेंट्स को प्रेरित करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। यानी सब स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं, स्लम एरियाज़ के स्पेशली स्टूडेंट्स रहते हैं। तो स्लम इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर हम उनको मोटिवेट करके प्रॉब्लम्स को कैसा उनको ये करना है, ये हमेशा उनको कन्विंस करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं। तो वो कन्विंस हो जाते हैं और हमारे पे इतना प्यार करते हैं। जैसे कि कभी कभी लगता है ये तो मेरे को मम्मी बोल देते थे, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये मेरे डॉटर्स है सभी। तो हम मतलब खास तौर पर आप बच्चों को माँ के समान आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, साथ बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करते हैं। संविधान के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये सर्वोत्तम संविधान है, इतना ही बोलूँगी भाई, ये सर्वोत्तम संविधान है दुनिया का, क्योंकि बहुत सारे देशों का पहले बाबा साहेब आम्बेडकर ने पहले उसका स्टडी किया, उस पर गौर किया और भारत के लिए कौन सा संविधान योग्य रहेगा, उसके बाद ये संविधान क्रिएट हुआ है। तो ये अच्छा संविधान है। मैडम, आप क्या कहना चाहते हो? आप पहले इस स्कूल के विद्यार्थी थे, आज शिक्षक है, कैसा लग रहा है अभी? ये बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत प्राउड फील करने वाली बात है कि जिस स्कूल में हम खुद पढ़े हैं वहाँ पर हमें पढ़ाने का मौका मिलता है। मतलब हमने जहाँ से कुछ लिया है वहाँ पर हमें वापस देने का जो मौका मिलता है, ये अपने आप में बहुत अभिमान की बात है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इस स्कूल की वजह से ही हूँ। 10th में आई वॉज जस्ट एवरेज स्टूडेंट, बट जब मैं 11th 12th में यहाँ पर आई तो मेरे सारे गुणों का विकास, मतलब गुण तो सभी में रहते हैं लेकिन उनको बाहर उभारने का जो काम है वो यहाँ पर मतलब जो आचार्य सुधाकर चौधरी सर है उन्होंने किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में? First of all, my name is Arshia Pathan. I'm an English teacher in junior college, and related to the constitution, we try to teach students every act and tell them that what can they do related to the constitution, so that they can make themselves powerful and they can go in every field. So every day we take meditation also, and every student knows preamble. So every day we read preamble with the students. यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मेडिटेशन के माध्यम से और साथ ही साथ प्रियम्बल के माध्यम से भी यहाँ पे बच्चों में अवेयरनेस लाया जा रहा है और किस तरह से ज्ञान का भंडार जो है वो जाइबाई स्कूल से इन बच्चों को मिल रहा है। अभी हमारे साथ में बच्चे भी हैं, हम जिनसे हम खास तौर पर संविधान के बारे में जानकारी लेंगे। तो मुझे बताइए, आप संविधान के बारे में क्या कहना चाहते हो? मुझे संविधान के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं आरक्षण के बारे में बताऊंगी। आपल्या देशामध्ये माणसाला माणूस म्हणून जगण्याची परवानगी नसताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष 11 महिने आणि 18 दिवसात भारताचे संविधान लिहिले। हे संविधान देशात स्वीकारण्यात 1950 मध्ये स्वीकारण्यात आले आणि यानुसार वेगवेगळ्या जातींना वेगवेगळ्या विभागांना आरक्षणाच्या स्वरूपात विकासाची संधी देण्यात आली। यातूनच SCला 15% आरक्षण देण्यात आले, STला 7.5% आरक्षण देण्यात आले आणि OBCला 27% आरक्षण देण्यात आले। गायत्री बमनोटे। गायत्री ने खास तौर पर हमें आरक्षण के बारे में बताया है। बेटा, आप क्या कहना चाहते हो? मी संविधानाबद्दल कलमे सांगणार आहे। आज युगातील हर एक पिढी आपल्याला संविधानाबद्दल सांगत असते। संविधान म्हणजे काय, संविधानाबद्दल आपल्याला हर एक
महत्त्व सांगत असते. संविधानाचा अभ्यास आपण केला पाहिजे. आपण त्यावर विचारविनिमय केला पाहिजे. आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 395 पैकी 340 कलम हा OBCसाठी मानला जातो. कलम क्रमांक 341 SC लोकांसाठी 15% प्रतिनिधित्व मान्य केले आणि कलम क्रमांक 342साठी STंना 7.5% प्रतिनिधित्व प्राप्त करून दिले. जब संविधान तयार करीत असताना सरदार पटेल यांनी OBC म्हणजे काय, स्वतः OBC असून त्यांनी OBCंना मान्य नाही केलं, तरीसुद्धा बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांना मान्य केलं आणि कलमानुसार त्यांना दाद मागून दिली आणि पहिली शेवट आणि सुरुवातीची शेवट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली संविधानाची. माझं नाव समीक्षा मोरे. समीक्षा मोरे से बात करने पर पता चला है कि उसने 300 बाबा साहब ने संविधान में 395 कलम लिखे हैं, उसमें से उन्होंने 340, 41 और 42 कलम के बारे में हमें सविस्तर से जानकारी दी है. मुझे बताइए संविधान के बारे में आप अपने शब्दों को किस तरह से रखोगे? मुझे संविधान के हिसाब से बोलना चाहिए तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट लगता है और एजुकेशन अगर लाइफ में कुछ बनना है तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. सर्वांना जय भीम. मी मूलभूत अधिकारावर सांगणार आहे तुम्हाला. मूलभूत कर्तव्य संविधानामध्ये ज्याप्रमाणे माणसाला माणूसपणे सक्षमपणे बनण्यासाठी मूलभूत अधिकार दिले, जसे एका बाजूला मूलभूत अधिकार दिले आहेत तसे दुसऱ्या बाजूला मूलभूत कर्तव्यसुद्धा दिलेले आहेत. अधिकाराबद्दल आपल्याला जाणीव असते, परंतु कर्तव्य मात्र आपल्याला विसर पडलेला असतो. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, हा कर्तव्याचा विसर पडू नये म्हणून मी तुम्हाला संविधानातील मूलभूत कर्तव्य सांगत आहे. ती अशी: संविधानाचे पालन करणे, संविधानातील आदर्श संस्था, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज यांचा आदर करणे, स्वातंत्र्य लढ्यास प्रेरक ठरलेल्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे संरक्षण करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करून हिंसाचारापासून दूर राहणे, देशाचे सार्वभौमत्व, एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन करणे, 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील मुलामुलींना त्यांच्या वडिलांनी शिक्षणाची संधी द्यावी. जय भीम. आप अपने शब्दों को संविधान के माध्यम से किस तरह से रखना चाहोगे? संविधान याने बाबासाहेबांनी खूप कष्ट करून हे केलं होतं. भारताचं संविधान लिहिलं होतं. त्यांनी स्त्रियांबद्दल, शिक्षणाबद्दल असं खूप काही त्यांनी संविधानामध्ये सांगितलेलं आहे. संविधान म्हणजे खूप भारताला म्हणजे हे करण्याचं आहे आणि बाबासाहेबांनी खूप आपल्यासाठी कष्ट केले आहे. अहोरात्र म्हणजे त्यांनी समाजासाठी हे केलं, समाजाला घडवून आणलं. बाबासाहेबांबद्दल म्हणजे सांगायचं म्हटलं तर खूप म्हणजे असं खूप इम्पॉर्टंट शब्द कमी पडतात. बाबासाहेबांनी स्त्रियांची म्हणजे उन्नती केली आहे, दलित शिक्षणाची चळवळ केली आहे, पीपल्स एज्युकेशनची स्थापना केली आहे. त्यांनी दलितांविरुद्ध आणि सगळ्या गोष्टींना त्यांनी खूप महत्त्व देऊन समाजात घडवून आणलेलं आहे. मुझे बताइए आगे में आप क्या बनना चाहते हो? मैं आगे में तो अभी पुलिस का ट्रेनिंग तो कुछ करना चाहूँगी मैं. अच्छा, आप किस तरह से संविधान के बारे में बताना चाहते हो? संविधान के बारे में क्या बोलूँ, मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर संविधान नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती. मुझे लगता है कि अगर लाइफ में कुछ करना है, खुद को प्रूव करना है तो संविधान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और मुझे लगता है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रात दिन एक नहीं किए होते और अपने लिए इतना मेहनत नहीं किया होता तो आज हम सब यहाँ पे नहीं होते, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते. तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान कुछ नहीं बोल सकते और उसके बारे में. संविधान अगर नाही असते तर आपण या देशामध्ये असतोच नाही. आणि संविधानामध्ये स्त्रियांना खूप हक्क मिळालेले आहेत. जर बाबासाहेबांनी हे हक्क दिलेच नसते तर स्त्री घराच्या बाहेर पडायची नसती. आणि जर संविधानांना आपल्याला खूप मान म्हणजे दिले आहेत आणि बाबासाहेबांनी आपल्याला हक्क मिळवून दिलेले आहेत आणि आरक्षण पण मिळाले आहे आपल्याला. संविधानामुळे आज आपण शिक्षित आहोत, तसेच शिक्षण घेत आहोत. म्हणून माझं मत आहे की सर्वांनी संविधानाचा आदर केला पाहिजे, तसेच त्याचा सन्मान देखील केला पाहिजे. जाईबाई स्कूल के जो छात्रा है, हमने उनसे ख़ास तौर पर बातें की और बातों से हमें पता चला कि उन्होंने संविधान के बारे में कितनी वो लड़कियां जो है वो अवेयरनेस है और साथ ही साथ सभी ने संविधान पढ़ना चाहिए. संविधान में जो जानकारी है वो किस तरह से हमें आगे बच्चों को पढ़ानी चाहिए, इन सभी बातों पर जाईबाई स्कूल की जो छात्रा है उन्होंने ख़ास तौर पर रोशनी डाली है. और साथ ही साथ इस स्कूल के बारे में भी उन्होंने काफ़ी हद तक बातें की है कि हमें भी संविधान पढ़ना चाहिए और यहाँ के जो शिक्षक स्टाफ है वो भी काफ़ी हद तक जो
शोषित पीड़ित जो बच्चे होते हैं, बहुजन समाज के, हर समाज के तबके के बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन्हें भी अवेयरनेस लाने की पूरी तरह से जिम्मेदारी है वो शिक्षक स्टाफ यहाँ का ले रहा है। सवालों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। माझे नाव प्रज्ञा अनिल तायडे आहे आणि मी तुम्हाला संविधानाचे महत्त्व सांगणार आहे। माझ्या बंधू भगिनींनो, मी तुम्हा सर्वांना सर्वप्रथम जय भीम करते आणि माझ्या महत्त्वाला सुरुवात करते। आपल्या भारतातील महत्त्वाचं उद्दिष्ट म्हणजे काय, तर आपल्या भारताचे संविधान। आणि या भारताच्या संविधानाचा महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे काय, तर तो या भारताची प्रस्तावना म्हणजेच उद्देशपत्रिका होय। आणि या प्रस्तावनेमध्ये आम्ही भारताचे लोक असा उद्देश पण येतो। आणि हे भारताचे संविधान भारतातील लोकांनीच लिहून भारताला समर्पित केलेले आहे। आणि हे लक्षात ठेवावे की जेव्हा व्यक्ती स्वतंत्रच नाही झाला तर त्याला संविधानाचे महत्त्व कधीच नाही कळणार। जय भीम। सर्वांना सप्रेम जय भीम। संविधान हा देशात सर्वोच्च कायदा असून त्यात राज्याचे स्वरूप व निर्णयकर्त्यांची भूमिका स्पष्ट होते। आणि संविधान नसते तर आज आपण येथे शिकलो नसतो आणि मुलींना शिक्षण घेण्याचे हक्क मिळाले नसते व पूर्वी मुली शिकत नव्हत्या आणि आता त्यांना हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे हे हक्क प्राप्त झाले। असे बोलून मी आपले शब्द संपवते। आप क्या कहना चाहते हो संविधान के बारे में? जी, हम गाना बोलना चाहते हैं। हम भारत के लोग ला 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 ला, हम भारत के लोग ला 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 ला, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। भारत का एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य साकार करने एवं नागरिकों, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग ला 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 ला, हम भारत के लोग ला 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 ला। थैंक यू। जायबा स्कूल की छात्राओं ने काफ़ी खूबसूरत तरीके से संविधान की जो प्रस्ताविका है उसे हमारे सामने पेश किया है और इन छात्रों से बात करने पर हमें पता चला है कि संविधान कितना महत्व हमारे देश के लिए है और संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि संविधान बनाने के लिए 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। उसमें से 2 लोग अमेरिका चले गए तो किसी की मौत हो गई, तो 2 व्यक्ति जो थे वो शासकीय कार्यरत में हमेशा ही बिजी रहते थे। अकेले संविधान बनाने की जो जिम्मेदारी है वो बाबा साहब पर आई थी। बाबा साहब की तबीयत ठीक न रहते हुए भी उन्होंने संविधान बनाने की जो जिम्मेदारी है अपने कंधों पर ली और साथ ही साथ इन छात्राओं से बात करने पर उन्होंने हमें बाबा साहब ने जो संविधान में 395 जो कलम लिखी है उनमें से गार्गी जो है उन्होंने हमें 340, 41 और 42 जो कलमें हैं उस पर खास तौर पर अपनी रोशनी डाली है। सवालों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जहाँ पर संविधान जो ग्रंथ है उसे हम छिपाते हैं और साथ ही साथ उसे किस तरह से 2 लड़कियां ढूंढने में कामयाब होती है। तो अभी हमारे साथ में वैदेही तथा आंचल नाम की 2 छात्राएं हैं जो कि 5वीं क्लास में है। अब हम उनके आंखों पर हमने पट्टियां बन चुकी है, तो देखते हैं कि जो संविधान जो ग्रंथ है उसे ढूंढने में दोनों छात्राएं कितनी कामयाब होती है। तो चलो वैदेही और आंचल, आपका समय स्टार्ट हुआ है। आपको ढूंढना है बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस ग्रंथ को कहाँ पे छुपा के रखा है, तो वो ढूंढ। आप सभी से निवेदन है कि इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाते रहिए।
वैदेही तथा आंचल इन दोनों बच्चियों ने जो संविधान जो ग्रंथ छुपा के रखा था, उस ग्रंथ को इन दोनों बच्चियों ने ढूंढ के निकाला। कैसा लग रहा है आपको दोनों को? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैदेही आप कौन सी क्लास में हो? हम 6th में हैं। और आप बेटा? 6th। दोनों ही छात्राओं ने बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस ग्रंथों को उन्होंने ढूंढ निकाला है और दोनों छात्राएं जो है वो 6वीं क्लास में है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जहां पर हम संविधान की जो उद्देशिका है उसका हम पठन करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? आप सभी तैयार हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। दर्शकों, अभी फिलहाल में हम नागपुर शहर के जायबाई स्कूल में हैं और हमारे साथ में मेरा गांव भारत का संविधान करेंगे आदर्श गांव का निर्माण, इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे छात्राएं हमारे साथ में जुड़ चुकी है और साथ ही साथ इस स्कूल में किस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, साथ ही बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर के बारे में भी इन्हें खास तौर पर जानकारी और साथ ही साथ संविधान के बारे में भी छात्राओं ने काफ़ी अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने हमें जानकारी दी है कि किस तरह से संविधान हर घर में होना चाहिए और संविधान के बारे में हर व्यक्ति को जागरूक करना चाहिए और संविधान हर किसी ने पढ़ना चाहिए। दर्शक, हम फिर मिलेंगे किसी और गांव में, किसी और शहर में और किसी स्कूल में और जानेंगे कि वहां पे किस तरह से धम्म का पठन किया जाता है और शिक्षा के माध्यम से किस तरह से बच्चे अवेयरनेस है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन नागेश मून के साथ में मैं ज्योति हाड़ के लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए। नालंदा आर्ट गैलरी आपके घर तथा बुद्ध विहार के लिए तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, माता रमाई, कबीर तथा कई अन्य महापुरुषों के सभी प्रकार के मूर्तियों की विस्तृत श्रृंखला रियायती दरों में उपलब्ध है। पीतल, मेटल, मार्बल और फाइबर में चलते हुए तथागत बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब की 4 से 20 फीट की प्रतिमाएं बनाई जाती है। प्लास्टिक वुडवर्क मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग आर्ट के ऑर्डर लिए जाते हैं। बर्थडे के एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, दीक्षा भूमि स्तूप, बोधि वृक्ष, मेडिटेशन पात्र, बौद्ध साहित्य, पंचशील, पताका, तोरण, बैचेस, ट्रॉफी, मोमेंटो कम दामों पर हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता नालंदा आर्ट गैलरी, कमाल चौक, बर्तन गली, शनिवार बाजार, शब्बीर हार्डवेयर की गली में, अंबेडकर मार्ग, नागपुर तथा निवास प्लॉट नंबर 730, महाराष्ट्र एम्पोरियम के पीछे, बुद्धनगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें दीपक पाटिल 992206 7896 73855 19190 705 705 0633। मध्य भारत का एकमेव शोरूम नालंदा आर्ट गैलरी। हमारी कोई भी शाखा नहीं है।